नीति आयोग ने जारी की चैंपियन ऑफ डेटा रैंकिंग। देश के 112 आकांक्षी जिलों में टॉप 5 जिले झारखंड के। मुख्यमंत्री ने दी बधाई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज रांची में 9 चयनित सहायक लोक अभियोजकों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। अगले 2 महीने में 6000 शिक्षकों को भी मिलेगा नियुक्ति पत्र। रांची में सेना के कब्जे वाली जमीन के असली रैयत सहित 13 लोगों को ईडी ने भेजा समन। आज से होगी बारी बारी से पूछताछ श्री रंजन से, कल तीसरे दिन भी सवाल जवाब। और नमामि गंगे के तहत बोकारो में आज गंगा मैराथन का आयोजन। जिला प्रशासन तथा पुलिस के साथ साथ स्कूली बच्चे और आम लोग भी हुए शामिल। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 1 दिवसीय दौरे पर रहेंगे राजस्थान में। राजस्थान दौरे के क्रम में श्री मोदी ने नाथद्वारा के श्री नाथ जी मंदिर का दर्शन किया। आज वे 5,500 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री दोपहर आबू रोड में ब्रह्म कुमारी शांतिवन परिसर भी जाएंगे। राजस्थान के रेलवे स्टेशनों का भी कायाकल्प किया जा रहा है। रेलवे में गेज परिवर्तन और दोहरीकरण के जो काम बीते वर्षों में हुए हैं, उनका बहुत बड़ा लाभ राजस्थान के जनजातीय क्षेत्रों को हुआ। राजस्थान के पर्यटन और सामरिक महत्व को समझते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रदेशवासियों को रेलवे की लगातार महत्वपूर्ण सौगातें दी हैं। इन्हीं प्रयासों को जारी रखते हुए आज लगभग 1500 करोड़ रुपए लागत की 3 रेलवे परियोजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है। भगवान श्रीनाथ जी के दर्शनों के लिए प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु नाथ द्वारा आते हैं। श्रद्धालुओं को बेहतर रेल साधन मिले, इसके लिए मावली नाथ द्वारा से मारवाड़ की ओर जाने वाली रेल लाइन का देवगढ़ मदारिया से परिवर्तित लाइन तक 83 किलोमीटर रेल लाइन का गेज परिवर्तन किया जा रहा है। इस क्षेत्र की नैसर्गिक सुंदरता को देखते हुए और पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देवगढ़ से मारवाड़ जंक्शन रेल खंड को मीटर गेज के रूप में ही हेरिटेज स्वरूप में रखा जाएगा। इसके साथ ही नाथद्वारा से नाथद्वारा टाउन तक लगभग 10 किलोमीटर की नई रेल लाइन के निर्माण से श्रीनाथ जी मंदिर आने वाले भक्तों को आसानी होगी और इस क्षेत्र का उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और अजमेर के लिए सीधा रेल संपर्क स्थापित होगा तथा क्षेत्र के विकास के साथ साथ रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रेलवे स्टेशनों को अत्याधुनिक बनाने के विजन के तहत राजस्थान के प्रमुख पर्यटक स्थल उदयपुर में उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन की रीडेवलपमेंट की आधारशिला रख रहे हैं। उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए 354 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। यहाँ 72 मीटर चौड़ाई का विशाल एयर कॉन्कोर्स होगा, जिसमें फूड कोर्ट, कैफेटेरिया, शॉपिंग मॉल, वेटिंग और प्ले एरिया जैसी सुविधाएं होगी। लिफ्ट, एस्केलेटर, दिव्यांग जन अनुकूल सुविधाएं, सीसीटीवी कैमरे, भूमिगत पार्किंग और स्काई वॉक आदि यात्रियों की सहूलियत बढ़ाएंगे। भारत सरकार की इन सभी अत्याधुनिक परियोजनाओं से राजस्थान विकास और उज्जवल भविष्य की ओर तेजी से अग्रसर होगा और देश के विकास में अग्रणी भूमिका निभाएगा। देवी और सज्जनों, इसमें कोई संदेह नहीं है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकास देश के कोने कोने तक पहुंचा है, हर छोर तक पहुंचा है और माननीय आपके निरंतर प्रयासों से देश को विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है और हम बहुत तेजी से प्रगति।
नीति आयोग की ओर से मार्च 2023 के लिए जारी की गई देश के 112 आकांक्षी जिलों की चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग के टॉप 5 में शामिल सभी जिले झारखंड के हैं। ओवरऑल रैंकिंग में साहिबगंज पहले, रामगढ़ दूसरे, गोड्डा तीसरे, हजारीबाग चौथे और पश्चिमी सिंहभूम 5वें स्थान पर है। इन जिलों में विकास कार्यों में बेहतर काम किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने डेल्टा रैंकिंग में आकांक्षी जिलों में शीर्ष स्थान हासिल करने पर बधाई दी है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। मतदान शाम 6 बजे तक होगा। विधानसभा की 224 सीटों के लिए कुल 2615 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। कहा जा रहा है कि चुनाव में लिंगायत और वोक्कालिंगा वोट भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज झारखंड अभियोजन सेवा के लिए चुने गए सहायक लोक अभियोजकों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इसे लेकर गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से राजधानी रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन में आज दोपहर नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया है। राज्य के उच्च विद्यालयों में 9000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इसके तहत 3000 शिक्षकों को 19 मई को और अगले महीने 6000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने की तैयारी है। राज्य में लगभग 17000 शिक्षकों को नियुक्ति प्रक्रिया वर्ष 2016 में जारी है। इसके तहत 8000 शिक्षकों की नियुक्ति हो गई है, जबकि 9000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। जमीन घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी ने रांची में सेना के कब्जे वाली भूमि के असली रैयत जयंत कर्नाड सहित 13 लोगों को समन भेजा है। इन सभी से आज से 3 से 4 दिनों तक लगातार पूछताछ की जाएगी। इनमें वैसे लोग शामिल हैं जिन्हें जयंत कर्नाड ने जमीन बेची है। इसके अलावा नगर निगम के टैक्स कलेक्टर दीपक शर्मा को भी ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। सभी लोगों से सेना के कब्जे वाली जमीन की खरीद बिक्री से जुड़े तथ्यों पर पूछताछ होगी। उधर निलंबित आईएएस अधिकारी छवि रंजन से कल तीसरे दिन भी ईडी के अधिकारियों ने सवाल जवाब किया, जिसमें कई महत्वपूर्ण जानकारियां भी मिली हैं। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश डॉक्टर एसएन पाठक की अदालत में झारखंड लोक सेवा आयोग की 7वीं से 10वीं सिविल सेवा परीक्षा में आरक्षण का लाभ नहीं दिए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर कल सुनवाई हुई। इस दौरान जेपीएससी की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की गई। अदालत ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 21 जून की तिथि निर्धारित की है। राज्य में कोयला, पत्थर और बालू के अवैध खनन पर रोकथाम लगाने और छापेमारी के लिए 5 रेंज डीआईजी और पलामू जोनल आईजी के नेतृत्व में टास्क फोर्स का गठन किया है। पुलिस महानिदेशक अजय कुमार सिंह के निर्देश पर आईजी अभियान एवी होमकर ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 5 नए मरीजों की पहचान की गई है, जबकि 19 मरीज इस दौरान स्वस्थ भी हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कोरोना के नए मामलों में पूर्वी सिंहभूम में 3, देवघर में 1 और रांची में 1 मरीज मिला है। राज्य में कोविड के सबसे अधिक पूर्वी सिंहभूम में 58 मरीज एक्टिव हैं। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत चौका पुलिस ने नक्सल प्रभावित मुटुद्दा गांव से मोटरसाइकिल से अफीम तस्करी करते एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। चांडिल अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी संजय सिंह ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति के पास से 450 ग्राम अफीम बरामद किया गया है। एरिया डोमिनेशन में निकले थे। इसी दौरान मुटुद्दा के पास एक बाइक सवार व्यक्ति अपने आप को पुलिस को देख के भागने की कोशिश की, जिसे वहां उपस्थित बल के द्वारा पकड़ लिया गया और पकड़ने के बाद उनकी गाड़ी की जमा तलाशी ली गई, जिसमें पकड़े गए व्यक्ति जो मंगल मुंडा नाम का व्यक्ति वहीं का है, उनके पास से तकरीबन 450 ग्राम तैयार किया हुआ अफीम, जो गीला अफीम बोलते हैं, ज़्यादा गीला अफीम बरामद हुआ। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सचिव डॉक्टर मनीष रंजन ने सरायकेला खरसावां में प्रमंडल स्तरीय बैठक की। बैठक में सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम एवं पश्चिमी में गर्मी के मौसम में लोगों को पानी की समस्या से निजात दिलाने पर विस्तृत चर्चा की। इस दौरान जिले के उपायुक्त अरवा राजकमल समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। इंटरैक्ट करें, उनकी क्या समस्याएं हैं, ताकि हम लोगों तक तेजी से पहुंच सकें, लोगों के जो एस्पिरेशंस हैं उसे हम पूरा कर सकें। इसी के उद्देश्य से हमारी पूरी टीम यहाँ पे आई है
और साथ ही ये योजना के तहत आपको 100% आच्छादित करना है 2024 तक। तो अभी हम लोगों का अचीवमेंट 31% है, क्योंकि ये योजनाएं जो अगर आप देखेंगे तो MVS हैं, कुछ मल्टी विलेज स्कीम्स होते हैं जो बड़े योजना होते हैं। उसमें जो सरफेस वाटर है, कोई नदी के पानी से वहाँ पानी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनता है, वहाँ से लोगों तक कनेक्शन जाएगा। भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय के चेयरमैन कमलेश कुमार पंत ने कल सिमडेगा में विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अरानी पंचायत भवन में बने पुस्तकालय का शुभारंभ किया और लाभुकों के बीच 2 करोड़ 5 लाख रुपए की परिसंपत्ति का वितरण किया। बैठक में स्थानीय लोगों को संबोधित करते हुए श्री पंत ने कहा कि सिमडेगा सहित सभी आकांक्षी जिलों में सरकार ग्रामीणों को सशक्त बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। ग्रामीण राशि का सदुपयोग कर लोग आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने। इस अवसर पर उपायुक्त आर रजीना, उप विकास आयुक्त अरुण वॉल्टर सांगा सहित कई पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल पर मणिपुर के हिंसाग्रस्त क्षेत्र में फंसे झारखंड के 21 छात्र छात्राओं की कल सकुशल वापसी हुई। इन सभी विद्यार्थियों को इम्फाल से पटना के लिए एयरलिफ्ट किया गया और फिर पटना से 18 छात्र छात्राओं को बस से रांची लाया गया, जबकि 3 विद्यार्थी पटना से झारखंड के अन्य जिले स्थित अपने घर के लिए रवाना हो गए। उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में द केरल स्टोरी फिल्म को टैक्स फ्री करने के बाद इसे झारखंड में टैक्स फ्री करने की मांग उठने लगी है। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा द केरल स्टोरी को बैन किए जाने पर भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। फिल्म द केरल स्टोरी इन दिनों खूब चर्चा में है। इस बीच दूसरे राज्यों की तरह झारखंड में भी इस फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग उठने लगी है। रांची के सांसद संजय सेठ ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर द केरल स्टोरी फिल्म को झारखंड में टैक्स फ्री करने की मांग की है। श्री सेठ ने फिल्म को टैक्स फ्री करने के लिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार की तारीफ की। बहुत अच्छा काम किया शिवराज सिंह चौहान और हमारे योगी जी ने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जो टैक्स फ्री किया। टैक्स फ्री करने के बाद लोग देखने जाएंगे, पूरे समाज में पूरा एक फैलाव होगा, तब जाकर ये लव जिहाद और ये जो शोषण का काम, जो अतिक्रमण का काम रुकेगा। यह जन जागरण करने की देश हित में यह पिक्चर है और जहां देश हित की बात आ रही है तो टैक्स फ्री करके एक बहुत बड़ा काम करना। इधर पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा द केरल स्टोरी को बैन किए जाने पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सदस्य दीपक प्रकाश ने कहा कि ममता बनर्जी सरकार सच का सामना नहीं कर पा रही है। उन्होंने कहा कि जन जागरण के लिहाज से सबको यह फिल्म देखनी चाहिए। ऐसे लोग जो लव जिहाद के नाम से धर्मांतरण करने का काम कर रहे हैं, उनके चेहरे और नकाब जब सामने आ रहा है तो ऐसे वर्ग को घबराहट हो रही है और ऐसे लोगों को समर्थन करने वाली ममता बनर्जी को देश की जनता माफ नहीं करेगी, क्योंकि सच का सामना ममता बनर्जी नहीं कर पा रही है। झारखंड के भी एक विधायक जो शेख चिल्ली की तरह हमेशा बयान देने वाले, शेख चिल्ली की तरह वो सपने देखने वाले ऐसे विधायक को मैं होशियार कहना चाहता हूँ कि झारखंड की 3.5 करोड़ जनता की चाहत है कि कश्मीर स्टोरी देखे। सांसद श्री सेठ ने पश्चिम बंगाल में इस फिल्म को बैन किए जाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार वोट बैंक की राजनीति से प्रेरित होकर ऐसा कर रही है। इस देश की सच्चाई और देशवासियों को देखना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो निरंतर पिछले 9 साल से बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ, और दूसरी ओर क्या हो रहा है, लव जिहाद। दूसरी ओर क्या हो रहा है, उसकी प्रॉपर्टी पर नजर। दूसरी ओर क्या हो रहा है, उसके झांसे में लाओ, लव जिहाद कर शादी करो, उसका शोषण करो और उसकी संपत्ति हड़पो। द केरल स्टोरी पर फैले विवाद के बीच राज्य में इसको लेकर चर्चा जारी है। सिनेमाघरों में भीड़ भी खूब दिख रही है। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने सुझाव देने का आग्रह किया है। सुझावों को टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर मिस्ड कॉल देकर रिकॉर्ड किया जा सकता है। माईगॉव फोरम या नमो ऐप पर भी लोग अपने सुझाव दे सकते हैं। नमामि गंगे के तहत बोकारो में आज गंगा मैराथन का आयोजन किया गया।
इसमें जिला प्रशासन तथा पुलिस के साथ साथ स्कूली बच्चे और आम लोग भी शामिल हुए। मैराथन बोकारो हवाई अड्डा से शुरू होकर सिटी पार्क के समीप संपन्न हो गया। बोकारो शहर के अंदर राज्य स्वच्छ गंगा मिशन जो है उसके तहत जिले की जो गंगा समिति है उसके तत्वाधान में एक मैराथन दौड़ का ऑर्गेनाइज किया गया, जो मुझे लगा कि काफ़ी सफल रहा। इससे हम लोग सोसाइटी में ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे जितने भी जलाशय हैं, चाहे नदियां हैं, चाहे तालाब हैं, चाहे डैम्स हैं, तो उसको हमें स्वच्छ रखना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज राजस्थान और उत्तर प्रदेश की ओर से आ रही गर्म हवा ने रांची समेत राज्य भर का पारा फिर से बढ़ा दिया है। पिछले 4 दिनों से लगातार राज्य भर में चिलचिलाती गर्मी पड़ रही है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अगले 4-5 दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा और अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज रांची में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुलाकात करेंगे। नीतीश कुमार के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे। वे विशेष विमान से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के साथ रांची पहुंचेंगे। झारखंड विधानसभा की प्राक्कलन समिति ने खूंटी परिसदन सभागार में जिले के वरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में समिति के सभापति नीरल पूर्ति और सदस्य अमर कुमार बावरी, दशरथ गागरई, समीर कुमार मोहंती, संजीव सरदार ने विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा की। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने कहा कि समय निर्धारित कर कार्यों को ससमय संपन्न कराएं। कोषांग के साथ कार्य करने वाले एनजीओ को योजना बनाकर कार्यों में गति लाने का निर्देश दिया। साथ ही लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया। राष्ट्रीय लोक अदालत 13 मई को आयोजित किया जाएगा। इसे लेकर रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक के दौरान उपायुक्त की ओर से सभी संबंधित पदाधिकारियों को राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल संचालन के लिए कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। यात्रियों की सुविधा के लिए बरौनी कोयम्बटूर बरौनी साप्ताहिक एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन वाया रांची की परिचालन अवधि में विस्तार किया गया है। इन ट्रेनों की समय सारणी, ठहराव और कोच संयोजन पूर्ववत रहेंगे। यह ट्रेन 8 ट्रिप चलेगी। रांची होकर चलने वाली इस ट्रेन से यात्रियों को लाभ होगा। दुमका जिले के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र से पुलिस ने चोरी की हाइवा के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी पश्चिम बंगाल के मल्लारपुर थाना क्षेत्र के रतनगुड़ा का रहने वाला है। रामगढ़ जिले के रजरप्पा थाना क्षेत्र में उचक्कों ने एक स्कूटी के डिक्की में रखे 4 लाख रुपए उड़ा लिए। इसे लेकर भुक्तभोगी युवक के पिता ने रजरप्पा थाने में लिखित आवेदन देकर अज्ञात चोरों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराया है। खूंटी जिले के तोरपा थाना क्षेत्र के नगर भवन के समीप हुई सड़क दुर्घटना में शिक्षाविद और उत्क्रमित उच्च विद्यालय रायसिमला में कार्यरत शिक्षक मुस्कू बड़ाइक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मुस्कू बड़ाइक मोटरसाइकिल से तोरपा चौक से अपने घर लौट रहे थे। रांची के ओरमांझी थाना क्षेत्र के हुडूप में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। वहां मौजूद लोगों ने पहले खुद ही आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग इतनी भयावह थी कि उसकी लपटें कई किलोमीटर दूर तक दिखाई दे रही थी। बाद में दमकल की कई गाड़ियों की सहायता से आग पर काबू पा लिया गया। जमशेदपुर में एनजीटी के आदेश पर सोनारी के 2 मुहाने स्थित अस्थायी कचरा डंप साइट से कचरे को साफ करने के लिए 4 करोड़ से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है। इस संबंध में संबंधित विभाग की ओर से टेंडर निकाला गया। हमारे पद में आज हम बात करेंगे पद्मश्री प्रोफेसर जानुम सिंह सोई के बारे में। एक किताब ढूंढ रही हूँ, मिल नहीं रही। यही तो रखी थी मैंने। ये रही किताब। ये है देश के जो भाषाविद हैं उन पर है ये किताब। और देश में देखें तो इतने सारे भाषाविद हैं जिन्होंने अलग अलग भाषाओं पर बहुत काम किया है। और इन्हीं में से एक है जानुम सिंह सोई। ये झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र में जो हो समुदाय रहता है उसी से है ये। और इस समुदाय की भाषा है हो भाषा।
और जानम सिंह सोय ने इस भाषा और अपने समुदाय की संस्कृति पर बहुत काम किया है। 40 साल जिंदगी के कम नहीं होते। जानम सिंह सोय ने अपनी जिंदगी के 40 साल समर्पित कर दिए हैं हो समुदाय के साथ साथ हिंदी भाषा की भी किताबें लिखी हैं उन्होंने, कविताएं तक लिखी हैं उन्होंने। और अपने संस्कृति और अपनी भाषा के संरक्षण के जो उनके प्रयास हैं, इन्हीं अथक प्रयासों के लिए उन्होंने हासिल किया है पद्मश्री का सम्मान। झारखंड का सिंहभूम जिला आदिवासी क्षेत्र है, जहां रहने वाली हो जनजाति के हैं प्रोफेसर जानम सिंह सोय, जो जनजातीय भाषा विज्ञान के पंडित कहलाते हैं, जो आदिवासी भाषा हो के संरक्षण के लिए 40 सालों से प्रयासरत हैं। यद्यपि वे हिंदी के शिक्षक रहे, लेकिन अपनी जनजाति की मातृभाषा हो में तब रुचि हुई जब वे डॉक्टरेट कर रहे थे, जिसमें शोध का विषय था हो लोकगीत का साहित्य और सांस्कृतिक अध्ययन। और तब से ही हो भाषा से शुरू हुआ जुड़ाव निर्बाध जारी है। प्रोफेसर सोय हो जनजाति की संस्कृति, परंपराएं, त्योहारों और जीवन शैली पर 6 किताबें लिख चुके हैं। इनमें 4 कविता संग्रह और 1 उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं। लोकगीत तो जन जन में प्रचलित है, किसी के द्वारा ये लिखा हुआ गीत नहीं है। तो निश्चित रूप से मुझे गीतों को संकलित करने के लिए भ्रमण करना पड़ा, घूमना पड़ा, गांव-गांव जाकर, पर्व त्योहार जाकर मैंने उनको संकलित किया। जिस समय लोकगीत के संकलन के लिए निकल पड़े, उस समय मैंने ये अनुभव किया कि हो समुदाय में अभी तक ऐसी किताबें नहीं है जो आसानी से पढ़ी जा सके। हो समुदाय में अब तक किताबों की बहुत कमियां हैं। उन्हीं कमियों को पूर्ण करने के लिए मैंने अपनी कलम उठाई। मैं तो पढ़ता भी रहा हूँ, पढ़ाता भी रहा हूँ, और अपनी मातृभाषा बहुत दूर हट गए थे। एक तरह से मैंने वो समुदाय को जगाने का मंत्र फूंक दिया है। ऐसे तो पद्मश्री प्राप्त करने का लक्ष्य तो नहीं रहा, सोचा भी नहीं था कि मुझे इस तरह का सम्मान मिलेगा। प्रोफेसर सोय की पुस्तकें महाविद्यालयों के पाठ्यक्रम में भी शामिल की गई हैं। कोल्हान विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर विभाग में 3 पाठ्य पुस्तकें और 2 कविता रचनाएं शामिल हैं। हालांकि उन्हें हो भाषा को पीजी पाठ्यक्रम में शामिल कराने के लिए लंबा संघर्ष भी करना पड़ा। अब प्रोफेसर सोय युवाओं को भी हो भाषा के उपयोग के प्रति प्रेरित कर रहे हैं। प्रोफेसर जानम सिंह सोय झारखंड के जनजातीय समुदाय की मातृभाषा हो के लिए इन्होंने अत्यंत अतुलनीय प्रयास किया है। वो भाषा के संरक्षण और संवर्धन के साथ ही भाषा और लिपि को सुरक्षित करने का इनका प्रयास अतुलनीय है। प्रोफेसर जानम सिंह सोय ने अपनी साहित्यिक कृतियों में भी हो समुदाय की संस्कृति, परंपरा, पर्व, त्योहार, लोकगीतों को उपस्थापित किया है। साथ ही इन्होंने वो भाषा को पीजी पाठ्यक्रम में शामिल करने का प्रयास किया, जो अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। मैं प्रोफेसर जानम सिंह सोय को पद्म पुरस्कार से सम्मानित होने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। झारखंड में ये भाषा हो जनजाति के बीच बोली जाती है, जो मुख्य रूप से झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र में निवास करती है, जिसे कोल्हान के नाम से भी जाना जाता है। साल 2011 की जनगणना के अनुसार हो जनजाति की जनसंख्या लगभग 16.5 लाख है। अपनी मातृभाषा के विकास के प्रति समर्पित जनजातीय भाषा हो के संरक्षक प्रोफेसर जानम सिंह सोय को पद्मश्री पुरस्कार के लिए हार्दिक बोकारो स्टील सिटी स्थित स्वावलंबन केंद्र आदि आबादी को संबल प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यहां से जुड़कर हजारों जरूरतमंद महिलाओं को जीने का नया मकसद मिला है। महिला सशक्तिकरण एवं स्वावलंबन के क्षेत्र में बोकारो स्टील सिटी स्थित स्वावलंबन केंद्र के द्वारा
अनुकरणीय कार्य किया जा रहा है। महिला समिति के द्वारा संचालित इस स्वावलंबन केंद्र में विधवा, असहाय बुजुर्ग एवं गरीब महिलाओं का कौशल विकास किया जाता है। साथ ही साथ उन्हें काम भी दिया जाता है। महिला समिति की अध्यक्ष अनीता तिवारी ने बताया, यहां काम कर पिछले 40 वर्षों से हजारों जरूरतमंद महिलाएं आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनकर अपने परिवार का पालन पोषण करने लायक बनी हैं। करीब 30-40 साल से हमारा ये महिला समिति चलता है। इसमें हम लोग बहुत महिलाओं को, गरीब महिलाओं को ट्रेनिंग दिए हैं, देते आए हैं। इसमें हमारा एक स्वावलंबन केंद्र है जहां ग्लव्स हमारा बनता है। पिछले कई वर्षों से बोकारो स्टील प्लांट के कर्मचारियों के लिए दस्ताना और बोकारो जनरल अस्पताल में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों के लिए एप्रॉन और कॉटन की आपूर्ति भी इसी महिला समिति के द्वारा ही की जा रही है। दस्ताना बनाने का काम कर रही नर्मदा देवी ने बताया, वे यहां साल 1990 से काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उपलब्ध कराए गए राशन के अलावा उन्हें केवल महिला समिति से ही सहायता मिल रही थी। 90 से काम कर रहे हैं सर, यहीं पर से बाल बच्चा बड़ा किए, पाले पोसे। सबसे ज्यादा फायदा मिला हम लोग को जब लॉकडाउन हुआ। कोई चारा नहीं था, एक महिला समिति था जो थोड़ा बहुत पैसा जाता था तो किसी तरह उधर मोदी दे रहे थे, इधर ही दिए तो हम लोग किसी तरह गुजारा किए। वहीं चिंतामणि देवी ने बताया कि बस दुर्घटना में उनके पति विकलांग हो गए। अचानक उनके सामने 3 छोटे बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेवारी आ गई। यहीं पर उन्होंने काम भी सीखा और रोजगार भी मिला। मेरे पति विकलांग हो गए बस दुर्घटना में। 3 बच्चे थे छोटा छोटा, तो यहाँ आए तो मेरा मजबूरी सुन करके मैडम लोग काम दिए, उसी से मेरा काम चला, गृहस्थी चला। बच्चा लोग अभी तो बड़ा हो गया। ईश्वरी देवी, बासमती देवी और शीला देवी सहित दर्जनों महिलाएं स्वावलंबन केंद्र में काम कर रही हैं। सभी की अपनी अपनी कहानी है, लेकिन दुख की घड़ी में महिला समिति ने ही उनका हाथ थामा। घर में भी बहुत आर्थिक स्थिति हम लोग को खराब रहता है, लेकिन यहाँ ही हम लोग है कि बहुत मैडम हम लोग को मदद करती है, हर चीज का मैडम करती है मदद। मजबूरी पड़ा, बाल बच्चा छोटा छोटा था तो हमें जब महिला समिति में काम करने आए, महिला समिति में आए तो हमारा दिल में खुशी बुझाया। यही से कमा के हम बाल बच्चा के अपना बड़ा किए, पोस पास के सयान किए। हम झोपड़ी में रहते थे, बहुत हम गुजारा करके हम यहाँ आए, बाल बच्चा को पढ़ाए लिखाए। निश्चित रूप से महिला समिति के द्वारा संचालित इस स्वावलंबन केंद्र से जुड़कर हजारों जरूरतमंद महिलाओं को जीने का नया मकसद मिला है, जो आधी आबादी को आत्मनिर्भर तथा आर्थिक रूप से सशक्त बना रहा है। बोकारो से मनोज विशाल की रिपोर्ट। आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से होगा। लीग में आज चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स की टीम आमने सामने होंगी। ये मुकाबला चेन्नई के घरेलू मैदान पर खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट में जहां एक तरफ सीएसके का सफर शानदार रहा है, तो वहीं दिल्ली कैपिटल्स अब भी प्लेऑफ में जगह बनाने से काफी दूर है। मौजूदा सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स के प्रदर्शन की बात करें तो इस टीम ने अब तक 11 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से उसे 6 में जीत मिली है, जबकि 4 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। वहीं एक मैच बेनतीजा रहा है। चेन्नई की टीम अंक तालिका में 13 अंकों के साथ दूसरे पायदान पर काबिज है। सीएसके ने अपने पिछले मैच में मुंबई इंडियंस को हार का स्वाद चखाया था। उस मैच में दीपक चाहर ने बेहतरीन गेंदबाजी की थी। वहीं तुषार देशपांडे और पति राणा ने भी शानदार खेल दिखाया था। तो ही बल्लेबाजी में ऋतुराज गायकवाड़ और ड्वेन कॉनवे सीएसके को दमदार शुरुआत देने में सफल रहे हैं। उम्मीद है चेन्नई के लिए ये खिलाड़ी आज के मैच में उपयोगी साबित होंगे। वहीं दिल्ली कैपिटल्स को प्लेऑफ में पहुंचने की। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। नीति आयोग ने जारी की चैंपियन ऑफ डेल्टा रैंकिंग। देश के 112 आकांक्षी जिलों में टॉप 5 जिले। झारखंड के मुख्यमंत्री ने दी बधाई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज रांची में 9 चयनित सहायक लोक अभियोजकों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। अगले 2 महीने में 6000 शिक्षकों को भी मिलेगा नियुक्ति पत्र। रांची में सेना के कब्जे वाली जमीन के असली रैयत सहित 13 लोगों को ईडी ने भेजा समन। आज से होगी बारी बारी से पूछताछ। रवि रंजन से कल तीसरे दिन भी सवाल जवाब।
और नमामि गंगे के तहत बोकारो में आज गंगा मैराथन का आयोजन। जिला प्रशासन तथा पुलिस के साथ साथ स्कूली बच्चे और आम लोग भी हुए